लोगों के सर चढ़ा लेजेंड लीग का खुमार। जम्मू में टिकटों की ऑफलाइन बिक्री भी शुरू। 10,000 ऑनलाइन टिकट्स की हो चुकी बिक्री। तारबंदी के पार गेहूं की बुआई का काम शुरू। हीरानगर सेक्टर के किसानों को होगा फायदा। 300 एकड़ भूमि में गेहूं की बुआई का रखा गया लक्ष्य। डोडा में आरटीसी के बेड़े में हुआ इजाफा। बेड़े में 9 और गाड़ियों को किया गया शामिल। हादसे के बाद जिला प्रशासन हुआ सतर्क। और कांग्रेस पार्टी के काफिले में हो रहा इजाफा। सुरनकोट में 100 से ज्यादा लोग पार्टी में शामिल। सभी चुनावों के मद्देनजर संजीदा हुए पार्टी के नेता। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलेंगे, जहां पर जो लेजेंड्स लीग है उसको लेकर किस तरह से काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 सीजन के 4 मैच जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसके 10,000 से भी ज्यादा टिकट ऑनलाइन तक यहां पर आप देखिए बिक चुके हैं। और लोगों की मांग को देखते हुए आयोजकों ने अब टिकट्स की ऑफलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। अब लोग मौलाना आजाद स्टेडियम से भी टिकट खरीद सकेंगे। और लेजेंड्स लीग का पहला मैच 20 नवंबर, दूसरा 29 नवंबर, तीसरा मैच 30 नवंबर और चौथा मैच यहां 1 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी तरह से तेजी से चल रही हैं। और आपको ये बताते चलें कि साफ तस्वीरें आपको स्टेडियम की दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे स्टेडियम को यहां पर तैयार कर दिया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को भी रखा गया है। लेकिन उस बीच में जो बाहर से यहां पर मैच देखने के लिए, मैच के देखने वाले जो प्रेमी हैं, वो जब यहां पर पहुंचते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, उसे मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर प्रशासन ने कमर कस ली है और मुकम्मल तरीके से वो काम करता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि इस वक्त आप देखिए बैठने की सुविधा किस तरह से मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर रखी गई है। स्टेडियम को किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था किस तरह से रखी गई है, इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काफी आप देखिए गौरवशाली जो क्षण है वो बनने वाला है। क्योंकि इस पर हर तरीके से सबकी नजर तो जरूर गड़ी हुई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर 1 दिसंबर को अंतिम मैच खेला जाता है तो किस तरह से रश होगा। लेकिन फिलहाल अभी की बात की जाए तो टिकट्स की ऑफलाइन ऑनलाइन बिक्री भी यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि यहाँ क्रिकेट के जितने भी प्रेमी आने वाले हैं देखने के लिए, उनके लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। शिल्पा हमारी संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। शिल्पा, किस तरह से अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही है मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर? जी, आपको बता दें कि लीजेंड लाइक क्रिकेट मैच जो कि 4 मैचेस एमए स्टेडियम, जम्मू के एमए स्टेडियम में होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 27 नवंबर को पहला मैच होगा, दूसरा 29 को, 30 को तीसरा होगा और चौथा जो है वो 1 दिसंबर को होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। पिच को पूरी तरीके से देखा जा रहा है, पिच को जो है वो तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ ऑनलाइन टिकट की अगर बात करें तो लगभग 10,000 के करीब ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक हो चुकी है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए अब ऑफलाइन टिकट भी जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। और लगभग मैं आपको बताती चलूं कि कल से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है शाम से। अभी तक बात करें तो जानकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि लगभग 400-300 के करीब जो है वो ऑफलाइन टिकट जो है वो बुक हो चुकी है। शिल्पा, एक बात को क्लियर कीजिएगा, पहला मैच 20 नवंबर को होना था कि 27 नवंबर को शुरू होगा? जी, 27 नवंबर से मैच जो है वो शुरू होने वाले हैं। 27 नवंबर को पहला रहेगा, 29 को दूसरा, तीसरा 30 को रहेगा और जो चौथा होगा। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि 27 नवंबर को जब लोग जनता जो है अपने स्टेडियम की तरफ आएंगे तो उन्हें जो है वो 3 बजे के करीब आना है। 3 बजे के करीब जो है उन्हें एंट्री मिलेगी, जहाँ पर उससे पहले सिक्योरिटी चेकिंग की जाएगी। प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद उन्हें जो है वो अंदर एंट्री करने दिया जाएगा। और सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
कैमरों की जो है यानी कि फील्ड पे जो है वो कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि आम जनता जो है वो सुरक्षित रह सके। पिच को जो है वो तैयार किया जा रहा है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खुशखबरी आपके सामने है, क्योंकि 27 नवंबर से पहला मैच शुरू होने वाला है, दूसरा 29 नवंबर को होगा और तीसरा मैच 30 नवंबर और चौथा मैच यहां पर दिसंबर 1 को खेला जाएगा। तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर काफी तरीके से उत्साह है, क्रिकेट प्रेमी जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ऑफलाइन तरीके से भी आप यहाँ टिकट्स जो है वो खरीद सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और जिला कठुआ में आईबी पर तारबंदी पर यहाँ आप देखिए किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि तारबंदी के पार गेहूं की बुआई का काम अब शुरू हो गया है। हीरानगर सेक्टर के गांव चकचंगा में भारत पाक सीमा पर गेहूं की बुआई का उद्घाटन डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मनहास द्वारा यहां पर किया गया है। मुख्य कृषि अधिकारी संजीव राय गुप्ता ने और साथ ही साथ उपमंडल जो कि ये उपमंडल मजिस्ट्रेट हीरानगर है मनीषा कौल, वो भी उनके साथ मौजूद रही हैं और कौल के साथ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से और भी लोग वहां पर देखे गए हैं। इस बार तारबंदी के पार बाढ़ के पार 300 एकड़ भूमि में गेहूं की बुआई का लक्ष्य रखा गया है और कृषि विभाग किसानों की हर संभव इसमें मदद कर रहा है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए तारबंदी के पास किस तरह से बुआई का काम शुरू कर दिया गया है। डीसी वहां पर पहुंची हैं और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि डीसी की अगुवाई में ये पूरा काम आज यहां पर हुआ है। लेकिन फिलहाल सीमा चौकसी चांदवा इलाका है जहां पर ये आज बुआई का काम किया गया है और किसानों की हर संभव मदद यहां पर की जाएगी, इस तरह से कहना है प्रशासन का। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि 300 एकड़ ये जमीन है जिसकी बुआई आज हो गई है और लक्ष्य यहां पर किसानों के लिए भी रखा गया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन किसानों की तरफ से जिस तरह से ये बुआई का काम अब शुरू कर दिया गया है, जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि इसकी जब कटाई होती है तो किस तरह से फसल ये है तैयार होकर सामने आएगी। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यह है कि कठुआ जिले की आईबी पर तारबंदी के पार गेहूं की बुआई जरूर हुई है, लेकिन किस तरह से अब आगे का काम रहेगा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम रहेंगे, किसानों की तरफ से क्या कुछ रहेगा, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव, एक बड़ी बात ही है कि तारबंदी की पार आप देखिए किस तरह से 300 एकड़ भूमि को बुआई करके यहाँ पर गेहूं जो है वो बो दी गई है और काफी तरीके से इसमें किसान खुश भी नजर आए होंगे। लेकिन उसके बाद आगे के कदम किस तरह से रखे जाएंगे प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी काफी लंबा समय है और इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा कि छिटपुट घटनाएं करने की भी कोशिश होती है। किस तरह से पूरे अरेंजमेंट्स? से सटा इलाका है हीरानगर सेक्टर का, क्योंकि 2 दशकों तक पाकिस्तान की तरफ से कारण गोलीबारी के चलते यहाँ पर तारबंदी के आगे जो पिछले 2 साल पहले प्रशासन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया और उसके बाद तारबंदी के आगे खेती करवाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए कृषि विभाग के साथ मिलकर, तो जिसके चलते यहाँ पर पिछले पहले साल में करीब 55 एकड़ भूमि पर ट्रायल के तौर पर कृषि जहाँ पर बुआई की गई फसलों की, और उसके बाद पिछले साल 251 एकड़ भूमि पर जो है वो गेहूँ की बुआई की गई। उसके बाद से जो प्रयोग है बिल्कुल सफल होने के बाद कृषि विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से इस साल 350 एकड़ भूमि पर जो तारबंदी के आगे जमीन है उसको समतल कर वहां पर बुआई का काम जो है वो कल यहाँ पर डीसी कठुआ राकेश मिनास के कर कमलों से शुरू किया गया और जिसके चलते किसानों को काफी फायदा मिल रहा है और किसान काफी खुश भी हैं। और जो कृषि विभाग है वो किसानों को गेहूं का बीज और खाद जो है वो वहां पर मुहैया करवा रहा है, जिससे किसानों को काफी मदद मिल रही है और किसान भी खुश है। वहीं पर कहीं ना कहीं किसानों के मन में कई सवाल भी हैं कि जो बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पर, वो गेट जो तारबंदी के आगे की उनकी खेती है उसके जो गेट है वो समय पर नहीं खोलते हैं, पर उसको लेकर भी डीसी कठुआ ने बताया कि सुरक्षा के मामले को देखते हुए जो सुरक्षा के एसओपीज हैं उसको मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तो इस बीच में क्या रंजीव कोई समय निर्धारित किया जाएगा कि इस समय तक आप अपनी जमीन में जा सकते हैं, इतने समय में आपको वापस आना होगा, कुछ समय निर्धारित किया जाएगा या फिर पूरी तरह से छूट जो है वो किसानों को दी जाएगी? बीएसएफ सूत्रों से ये माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किसान अपना
खेतों में तारबंदी के आगे पूरी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन किसान, जो लोकल किसान है, उन्होंने हमें बताया कि कभी कभार बीएसएफ के अधिकारी हमें बीच में ही काम छोड़कर वापस आने की हिदायतें जारी करते, जो उनके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उनका साफ तौर पर कहना है, अगर किसान अपने खेतों में जाता है तारबंदी के आगे तो उसको पूरा दिन काम करना दिया जाए, तभी जाकर वो अपने खेत में फसल को पूरी तरह से उगा सकता है। और इसको लेकर जो बातें हैं वो किसानों और बीएसएफ के बीच नोकझोंक भी होती रहती है, पर इस बार बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग उनको सुरक्षा मुहैया करवाएंगे और तारबंदी के आगे क्योंकि हर हाल रंजीत, सिर्फ बस फसल को बोने से ही सारा काम नहीं हो जाएगा। फसल का रखरखाव करना है, उसमें खाद डालनी है, उसमें पानी देखना है, और भी कई तरह का काम जो है वो किसानों के पास रहता है। तो इन सब का ध्यान रखकर ही प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है। क्या लगता है कि ये सारे अरेंजमेंट्स वहां पर किए जाएंगे किसानों के लिए? और साथ ही साथ जिस तरह से ये कटाई को लेकर भी अब बाद में कई तरह के सवाल उठेंगे, लेकिन अभी से क्या कुछ मसौदा पूरी तरह से तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, जिला प्रशासन की तरफ से डीसी कठुआ ने बताया कि किसानों को हर हाल में आगे खेती के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और हर हाल में आगे तारबंदी के आगे खेती करवानी है और सुनिश्चित करनी है इस खेती को, और उसके लिए बीएसएफ उनका पूरा साथ देगी। कभी कभार अगर कोई इनपुट आता है, कोई खतरे का अलार्म होगा, तभी किसानों को वापस किया जाएगा, नहीं तो पूरा दिन वहां पर काम करने के लिए उनको उत्साहित किया गया है और उनको बाध्य भी नहीं किया गया कि उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वह लोग, अगर कुछ किसानों की आशंकाएं हैं कि उनको उनकी जमीनों में नहीं जाने दिया जाता, लेकिन वो इसके बारे में उन्होंने कहा कि अपने जमीनों के जो कागजात हैं उसके दस्तावेज दिखाने के बाद ही बीएसएफ उनको आगे अलो करेगी। तो ये एक काफी मुद्दा जो वहां पे बना हुआ था। यहाँ पर रंजीत, पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ बेल्ट से लेकर जम्मू में आरसपुरा है, अरनिया सेक्टर है, सांबा है, कठुआ है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर आपने देखा कि जब भी फसल की कटाई का समय आता है तो शेलिंग स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान की तरफ से फसल को खराब करने की कोशिश होती है, किसानों को इस तरह से आप देखिए किस तरह से परेशान करने की भी कोशिश होती है। तो इन सबका अरेंजमेंट करने की जरूरत थी। सुरक्षा एक तरफ बड़ा जिम्मा जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल आशा, जब किसान आगे तारबंदी के आगे खेती करने जाता है तो उसकी आशंका बनी रहती है, कहीं सीमा पार से दुश्मन देश जो है वो कहीं अकारण गोलीबारी ना कर दे, कहीं किसानों का कोई नुकसान ना हो जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ ने तारबंदी के किनारे एक स्पेशल पेट्रोलिंग का इंतजाम किया है। जितनी देर किसान वहां पर काम करेंगे, वो स्पेशल जवान जो है वो तारबंदी से आगे बिल्कुल जो सीमा जहां से स्टार्ट होती है वहां पर ड्यूटी करेंगे, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो दुश्मन का मुंह पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस इलाके में ऐसी कोई वारदात सामने नहीं आई है और आगे भी नहीं आनी चाहिए, जिससे किसानों का काम जो है वो सुचारू रूप से बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि जिला कठुआ में एक उम्दा पहल की गई है, क्योंकि तारबंदी के उस पार आप देखिए 300 एकड़ जमीन में गेहूं को बोया गया है, लेकिन अब उसका रखरखाव किस तरह से रहेगा, खाद किस तरह से डाली जाएगी, इसके लिए एक बड़ा दावा तो क्या है सामने रखा गया है, लेकिन उस पर अब देखना ही होगा कि काम किस तरह से होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब जिला डोडा में आरटीसी के बेड़े में इजाफा कर दिया गया है। जिले में पहली बार आप देखिए आरटीसी की 6 गाड़ियां यहाँ पर पहले चलती थी, लेकिन अब इस बेड़े में 9 और गाड़ियों को शामिल कर दिया गया है। डोडा में पिछले दिनों हुए बस हादसे के बाद प्रशासन अब सतर्क हो गया है और इसके तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं। और आप देखिए आज किस तरह से इन बसों को सड़कों पर चलाने के लिए उतारा गया है, लेकिन इसका फायदा कितना आम जनता को रहेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बेड़े में आज 9 और आरटीसी की बसेस जो हैं वो शामिल कर दी गई हैं फिलहाल। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि कई तरह के सवालिया निशान आरटीओ पर भी लग रहे थे, लेकिन आज अगर इस तरह से ये कदम उठाया गया है तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि आने वाले समय में लोगों को काफी राहत यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से सड़क हादसे जिला डोडा किश्तवाड़ के अंदर पेश आ रहे थे। दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन उस बीच में अगर बसेस सही तरीके से चलाई जाती हैं, ओवरलोड नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे भी रुकेंगे। इसी पर जानकारी लेंगे। वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, 9 गाड़ियों को और शामिल किया गया है, कितनी सहूलियतें अब इससे आम जनता को मिलेंगी? देखिए, एक्सीडेंट से पहले 6 गाड़ियां यहाँ पे हुआ करती थी, अब 3 गाड़ियां फिर से लाई गई, जिनको आज हरी झंडी डोडा और एसएसपी ने
दिखा के उनको यहाँ से रवाना किया। अलग अलग रूट्स पे गाड़ी को भेजा गया, एक बटोत की तरफ या बाकी सारे एरिया जो है। तो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने खुद उनसे लोगों से बातचीत की, उनको बताया क्या कि अगर कहीं पे रैश ड्राइविंग होती है, कॉन्टेक्ट नंबर जो दिए गए हैं गाड़ी के अंदर उन पे आप राब्ता कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है या जो बाकी सारे नंबर दिए गए हैं तो उन पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो अच्छा कदम है और आने वाले टाइम में इस तरह का डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही बताया कि आने वाले टाइम में ये गाड़ियां यहाँ पे लाई जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को राहत की सांस मिलेगी। एक वेलकम स्टेप है, अच्छा कदम है जी। लेकिन रूट्स जिस तरह से वसीम आपकी तरफ से बताए गए हैं, आपको नहीं लगता है कि क्रैश बैरियर्स की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है? महज सिर्फ बसेस लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, ड्राइवर्स पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है कि आप पर ड्रिंक कर तो ड्राइव नहीं कर रहे हैं या अनट्रेन ड्राइवर तो नहीं है। इसमें भी नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और हाल ही में आपने देखा था कि डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी ने हमसे जब बातचीत एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उसमें ये बताया था कि जितनी भी हमारे रूट्स के अंदर अलग अलग गाड़ियां जो पैसेंजर गाड़ियां चलती है उनके अंदर जो है कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे, यानी कि हर एक ड्राइवर के ऊपर नजर रखी जाएगी और एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। उस कंट्रोल रूम में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठेंगे और सब गाड़ियों पे नजर रखेंगे, कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल भी आपने देखा खबर ब्रेक हुई थी जिसमें यहाँ के एसएसपी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें यह बताया गया था पुलिस की तरफ से हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ 39 लोगों की उसमें जान चली गई। तो लोगों की तरफ से काफी ज्यादा गुस्सा गम आज भी देखने को मिलता है। फिलहाल जो ड्राइवर का ऑनर है उसको बुक कर दिया गया है, अलग अलग दफे उस पर लगाए गए हैं। देखना होगा कि किस तरह का संज्ञान लिया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पुलिस के लोग जो बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है चलान कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या ये 10-15 दिन ये खाली रहेगा, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं आज के, इसके अलावा भी आने वाले टाइम में इस तरह के इनिशिएटिव। लेकिन वसीम उससे भी बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये आ जाता है कि जो जिम्मा प्रशासन का था उन्होंने अपनी बात को पूरा कर लिया है, बसेस वहां पर लगा दी गई हैं। ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा सवाल जो है वो दूर दराज के इलाके के अंदर है, क्योंकि लोग इसमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, लोगों के अंदर जागरूकता डालना जरूरी था। क्योंकि जब आम जनता से बात होती है वो कहते हैं कि बसेस नहीं है, जल्दी अपने घर से वो पहुंचना चाहते हैं गंतव्य तक। तो इस बीच में आम जनता को जागरूक करने की जरूरत है। क्या लगता है कि आम जनता कितना सहयोग देगी? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए हाल ही में जब इस तरह का जब संज्ञान लिया गया उन लोगों के ऊपर जो वायलेशन करते हैं, तो फिर हमने देखा कि लोग परेशान भी काफी ज्यादा देखने को मिले। उसी को लेके लोगों को जब दिक्कत लगी, यानी गाड़ियां नहीं लगी उनको मिलने, तो इस तरह का कदम उठाया गया। एसआरटीसी बसेस जो अलग अलग रूट्स पे लगाई गई हैं। दूसरी तरफ से आपने बताया कि लोगों को यानी कि लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है। इलाकों के अंदर इस तरह के कैंप्स लगाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए अगर वायलेशन किसी इलाके के अंदर हो रही है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर ये सारी चीजें होनी चाहिए। मगर इस तरह का कदम अभी तक नहीं उठाया गया। तो अपील रहेगी हमारे माध्यम से भी और सरकार से भी अपील रहेगी कि इस तरह का कदम उठाना चाहिए। इलाकों के अंदर ये जो बाकी सारे लोग हैं उनको जाना चाहिए और खास करके हमारे जो हिल एरियाज है जहाँ पे ज्यादा खतरा रहता है उन लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा जनाब खेते के अंदर ना हो। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जिला डोडा के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन इसमें आम जनता अपना सहयोग किस तरह से देगी ये बड़ी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पुंछ लिए चलेंगे और जिला पुंछ में कांग्रेस पार्टी के ही काफिले में बेतहाशा इजाफा हो गया है और लगातार आज सुरनकोट के सुनई गांव में भी 100 से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इसमें आप देखिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का ऐलान भी किया गया। तो पार्टी में सभी चुनावों को लेकर संजीदा दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर खासतौर पर जम्मू सूबे में इसने अपना जनाधार अब बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका किस तरह से फायदा रहेगा चुनावों के दौरान ये बड़ी बात है। लेकिन उस बीच में आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर यहाँ पर शामिल हुए हैं और एक एक करके आम जनता जो है वो किस तरह से पार्टियों का समर्थन करती नजर आ रही है। इससे पहले आपने देखा अलग अलग पार्टियों के अंदर किस तरह से दामन जो है वो थामने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बेतहाशा इजाफा जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखा गया है। आज सुरनकोट के सनई गांव में 100 से भी ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो इस बीच में आम जनता की जो समस्याएं हैं वो क्या कुछ हैं और किस तरह से ये लोग अपनी समस्याओं को सामने रखकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि आज हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव कब होंगे। लेकिन अभी तक चुनावों को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, कोई भी तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इसी पर जानकारी लेंगे, आकाश मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया। आकाश, आप देखिए कांग्रेस पार्टी का लगातार पूरी तरह से जनाधार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है एक एक करके, क्योंकि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं।
हाँ जी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी की क़यादत में जो है काफी सारे लोग जो है जिनमें आज कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। ये सुरनकोट की तहसील सराई विलेज के लोग हैं जिनने जो है आज बड़े पैमाने पर जो है एक कांग्रेस का हाथ थामा। और कुछ लोगों ने भी हमसे बात की, उन्होंने कहा है कि जो 70 सालों में काम नहीं हुए वो आज की डेट में जो वो काम हो रहे, वो शाहनवाज चौधरी डीडीसी मेंबर की क़यादत में काम हो रहे। इसीलिए जो है लोगों ने तमाम पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो या अलग पार्टियां, उनको छोड़ के जो आज कांग्रेस का हाथ थामा। जी चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार किस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको सीधा लिए चलेंगे सांबा, और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर यहां पर शुरू कर दिया गया है। शराब के जितने भी कारोबारी लोग हैं उन पर किस तरह से आप देखिए नकेल कसने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू में शराब के एक बड़े कारोबारी घराने के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की गई है। और इस घराने के जम्मू व सांबा स्थित देश के अन्य हिस्सों में जितनी भी शराब की फैक्ट्रियां हैं, उसके अलावा शराब की दुकानों पर पंजाब से आई हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छानबीन कर रही है। और इस कारोबारी घराने द्वारा यहां पर शराब का निर्यात भी कई देशों में किया जाता था, और इसी की वजह से आज एक बड़ी कार्रवाई को जिला सांबा के अंदर अंजाम दिया गया है और शराब कारोबारी के ठिकानों पर पूरी तरह से दबिश दी गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, ताजी अपडेट क्या कुछ है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज सेकंड की बात करें तो यहाँ पर एक बेवरेजेस यूनिट है। वहीं पर आज सुबह तड़के सवेरे से जो है इनकम टैक्स विभाग की यहाँ रेड जो वो की जा रही है। और इस रेड को लेकर बात करें तो पूरे सुरक्षा कवर के बीच में यहाँ पर जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है वो यहाँ पहुंची है और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और सोर्सेज के हवाले से अगर देखें तो जानकारी ये मिल पा रही है कि कहीं कोई डिस्पैरिटीज या इरेगुलरिटीज को लेकर जो ये रेड कंडक्ट की गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सांबा के इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ साथ यहाँ अगर इनके और भी सिस्टर कंसर्न यूनिट्स को लेकर बात कर लें या अदर एस्टेब्लिशमेंट्स को लेकर बात कर लें, वहां पर भी जो रेड है ये जारी है। यहाँ पर रेड अभी लगातार चल रही है। और अब कितना वक्त लगता है रेड में ये देखना होगा, क्योंकि जब भी इस तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को मिली है तो काफी लंबा वक्त जो वो लिया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक पेस्टिसाइड यूनिट में जो रेड है ये इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई थी। तो अभी फिलहाल अभी कुछ भी कहना जो ठीक नहीं होगा कि क्या कुछ यहाँ पर चीजें जो वो रिपोर्ट में सामने आती है, जो इनकम टैक्स विभाग इसमें रिपोर्ट तैयार करेगा। फिलहाल अभी ऋषि, छापेमारी की बात कोई दस्तावेज साथ में लेकर गए हैं ये लोग या उपकरण कोई उठाए गए हैं वहां से? अभी फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है और यहाँ ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। तमाम स्टाफ मैनेजमेंट के जो फोन है वो इस समय स्विच ऑफ करवाए हुए हैं और एक बड़ी कार्रवाई जो है ये की जा रही है सुरक्षा कवर के बीच में। अब देर शाम तक या शाम तक वेट करना होगा, क्योंकि 2 से 3 दिनों तक इस तरह की जो कार्रवाई है वो अक्सर हमें देखने को मिली है कि ये 2 से 3 दिन तक चलती है। क्या सोर्सेज के हवाले से कोई खबर सामने आ पाई ऋषि की कि शराब की जो फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं जिसमें जांच हो रही है, आखिर वजह क्या कुछ है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जो तमाम दस्तावेज इस समय खंगाले जा रहे हैं उसमें इरेगुलरिटीज को लेकर जो वो चीजें सामने आ सकती हैं, डिस्पैरिटीज को लेकर चीजें सामने आ सकती हैं, उसी को लेकर ये रेड जो है वो की जा रही है। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की जब रेड होती है तो आप इसमें इनकम टैक्स चोरी को लेकर कह सकते हैं, उसी को लेकर कुछ डिस्पैरिटीज या इरेगुलरिटीज हो सकती है जिसको लेकर ये कंडक्ट की जा रही है और उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई आज। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि जिला सांबा के अंदर किस तरह से इनकम टैक्स की तरफ से ये रेड डाली गई है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।